नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक अहम अनुच्छेद पर बात करेंगे। जी। अनुच्छेद 195। ये राज्यों के धन विधेयकों मतलब मनी बिल्स से जुड़ा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है राज्यों के लिए। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं इस पर, तो आज कोशिश करेंगे कि इसके जरिए समझें कि ये राज्य स्तर पर धन विधेयक आखिर होता क्या है। और इसे पास करने की प्रक्रिया क्या है, क्यों ये इतना अलग है। हाँ, और क्यों मतलब राज्य की जो पूरी वित्तीय व्यवस्था है उसमें इसका इतना बड़ा रोल क्यों है। सही। कभी सोचा है कि जैसे राज्यों में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। हाँ, कई राज्यों में। हाँ, कई राज्यों में। तो पैसे वाले मामलों में सारी ताकत विधानसभा को ही क्यों दी गई है? विधान परिषद का रोल इतना कम क्यों लगता है? ये एक आम सवाल है। चलिए इसी को आज देखते हैं। तो सबसे पहले ये अनुच्छेद 195 कहता क्या है? इसकी मतलब बुनियाद क्या है? देखिए, अनुच्छेद 195 जैसा आपने कहा, ये धन विधेयकों के बारे में है राज्य स्तर पर। जी। बिल्कुल, और सरकार की जवाबदेही भी इसी से तय होती है। अच्छा, तो इसके दायरे में क्या क्या आता है? मतलब किस तरह के विधेयक? इसमें देखिए, मुख्य रूप से वो चीजें हैं जो पैसे से सीधी जुड़ी हैं। जैसे कोई नया टैक्स लगाना हो या हटाना? हाँ, या हटाना, या उसमें कुछ बदलना, या फिर जैसे सरकार उधार लेती है उसको रेगुलेट करना। अच्छा। राज्य का जो कंसोलिडेटेड फंड है या कंटिंजेंसी फंड है उसमें पैसा डालना या निकालना, या फिर कोई खर्चा है उसे कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज्ड एक्सपेंडिचर बनाना। ओके, मतलब राज्य के खजाने से जुड़ा हर जरूरी मामला। हाँ, लगभग हर अहम वित्तीय मामला इसके तहत आ सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई परिभाषा। अब वो विशेष प्रक्रिया क्या है जिसकी आप बात कर रही थी? हाँ, ये बहुत खास है और यहीं पर विधानसभा की ताकत दिखती है। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात, हाँ। धन विधेयक केवल और केवल विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पेश किया जा सकता है। केवल विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। विधान परिषद यानी जो अपर हाउस है वहां इसे शुरू ही नहीं कर सकते। ये पहला बड़ा अंतर है। अच्छा, और इसको पेश करने का तरीका भी कुछ अलग है? जी हाँ, इसे विधानसभा में लाने से पहले राज्य के राज्यपाल की सिफारिश लेनी पड़ती है। राज्यपाल की? हाँ, गवर्नर की। हाँ। प्रायर रिकमेंडेशन कहते हैं इसे। ये एक तरह से ये पक्का करता है कि सरकार मतलब कार्यपालिका इस प्रस्ताव के साथ है। ठीक है। तो विधानसभा में पेश हुआ, वहां पास हो गया, फिर इसे विधान परिषद के पास भेजा जाता है, अगर उस राज्य में परिषद है तो। हाँ। लेकिन यहीं पर परिषद की शक्तियां बहुत कम हो जाती हैं। कैसे? संविधान परिषद को इस बिल पर विचार करने और अपने सुझाव अगर कोई हो देने के लिए सिर्फ 14 दिन का समय देता है। सिर्फ 14 दिन? ये तो काफी कम समय है। बहुत कम, और ये समय सीमा बहुत सख्त है, इसे बढ़ा नहीं सकते। और जो सुझाव परिषद देती है उनका क्या होता है? यही तो बात है, परिषद सुझाव दे सकती है पर वो सुझाव विधानसभा के लिए मानने जरूरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। अच्छा, मतलब परिषद सिर्फ सलाह दे सकती है, फैसला नहीं कर सकती। बिल्कुल। असली ताकत, निर्णायक शक्ति पूरी तरह से विधानसभा के पास है। तो विधानसभा चाहे तो सारे सुझाव मान ले या एक भी ना माने? हाँ, कुछ माने, सारे खारिज कर दे, ये पूरी तरह विधानसभा पर निर्भर करता है। और अगर परिषद 14 दिन में कुछ कहे ही नहीं या बिल वापस ही ना करे? तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 14 दिन बीत गए और परिषद ने बिल वापस नहीं भेजा, चाहे सुझाव के साथ या बिना सुझाव के, तो उसे वैसा ही पास मान लिया जाएगा जैसा विधानसभा ने पास किया था। अरे वाह, मतलब परिषद के पास इसे रोकने का कोई तरीका ही नहीं है? कोई तरीका नहीं, कोई वीटो पावर नहीं है धन विधेयक पर। उनकी भूमिका सलाहकार की है बस। तो ये व्यवस्था मतलब सोच समझकर बनाई गई होगी? हाँ, ये कोई गलती नहीं है, संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर ऐसा किया। ये बड़ा दिलचस्प है कि विधानसभा को इतनी ताकत क्यों? क्या संविधान सभा में इस पर बात हुई थी? हमारे स्रोत कुछ कहते हैं इस बारे में। हाँ, बिल्कुल। स्रोतों से पता चलता है कि संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई थी। किसने क्या कहा था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस व्यवस्था के पक्ष में काफी मजबूत तर्क रखे थे। अच्छा, क्या तर्क थे उनके? उनका मानना था, मतलब जहां तक स्रोत बताते हैं, कि धन विधेयक पर जो अंतिम अधिकार है वो पूरी तरह से चुने हुए सदन का होना चाहिए। चुने हुए सदन यानी विधानसभा का? हाँ, विधानसभा, क्योंकि उसके सदस्य सीधे जनता चुनती है, को वो जनता के प्रति सीधे जवाबदेह है। इसलिए जनता के पैसे का हिसाब किताब, उस पर फैसला लेने का हक भी उन्हीं का होना चाहिए। ये उनका मुख्य तर्क था। लेकिन परिषद की सलाह वाली बात?
उसका क्या? हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि परिषद सलाह दे सकती है, शायद इसलिए कि एक और स्तर पर जांच हो जाए। एक तरह का चेक। हाँ, एक चेक जैसा। शायद परिषद में कुछ अनुभवी लोग हों, विशेषज्ञ हों, तो वो देख लें, सुझाव दें। इससे थोड़ा वित्तीय अनुशासन भी बना रहे। लेकिन फैसला आखिर में विधानसभा का ही, पावर चुने हुए लोगों के हाथ में रहे। ये व्यवस्था तो वैसी लग रही है जैसी केंद्र में है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच। बिल्कुल, ये मॉडल काफी हद तक केंद्र सरकार वाला ही है। संविधान का अनुच्छेद 109 और 110 देख लीजिए। हाँ, वहां भी तो मनी बिल सिर्फ लोकसभा में आता है। हाँ, और राज्यसभा के पास वही 14 दिन वाली सीमित सलाहकारी भूमिका है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो वही है जो आपने कहा, जवाबदेही। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाला सिद्धांत सुना होगा। हाँ, प्रतिनिधित्व नहीं तो करनी। बस उसी का ये एक तरह से विस्तार है। जो लोग सीधे जनता ने चुने हैं वही टैक्स लगा सकते हैं, वही उनके पैसे खर्च करने का फैसला कर सकते हैं। क्योंकि विधान परिषद या राज्यसभा के सदस्य तो सीधे जनता नहीं चुनती। सही कहा। कुछ मनोनीत होते हैं, कुछ का चुनाव सीधे नहीं होता, तो उन्हें जनता के पैसे पर वीटो पावर देना वो सीधे लोकतंत्र वाले सिद्धांत से मेल नहीं खाता। ये बात तो सही है। सरकार को अपने हर वित्तीय कदम के लिए चुने हुए नुमाइंदों का भरोसा जीतना ही होगा। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इस व्यवस्था का कोई नेगेटिव साइड भी हो सकता है? मतलब हो सकता है विधान परिषद में बहुत अनुभवी लोग हों, विशेषज्ञ हों, हाँ। उनकी सलाह बहुत अच्छी हो, पर विधानसभा उसे नजरअंदाज कर दे। और क्या ये 14 दिन का टाइम हमेशा काफी होता है, खासकर अगर कोई बहुत बड़ा मुश्किल बिल हो? ये चिंता तो है और इस पर बात होती भी है। कभी कभी लग सकता है कि परिषद के सुझावों को वजन नहीं मिला या 14 दिन वाकई कम थे किसी जटिल बिल के लिए। लेकिन शायद संविधान बनाने वालों ने सोचा कि वित्तीय मामलों में देर नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों सदनों में गतिरोध हो गया, डेडलॉक हो गया, तो सरकार का काम रुक जाएगा। हाँ, पैसे के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने संतुलन बनाने की कोशिश की, सराह का रास्ता खुला रखा, पर आखिरी फैसला विधानसभा को दिया ताकि काम न रुके। इसके अपने फायदे हैं, अपनी सीमाएं भी हैं। ठीक है, अब ये तो हुई सिद्धांत की बात। आज के समय में इसका इस्तेमाल कैसे होता है? ये अनुच्छेद 195 प्रैक्टिकली कितना काम आता है? अरे, ये तो रोजमर्रा के काम की चीज है सरकारों के लिए, सिर्फ किताबों में नहीं है। खासकर जब बजट सत्र चलता है। अच्छा, बजट के समय? हाँ, हर साल जो राज्य सरकार अपना बजट पेश करती है ना, जिसमें कमाई और खर्चे का पूरा हिसाब होता है, हाँ, वो असल में एक धन विधेयक ही होता है। उसके बिना सरकार एक पैसा खर्च नहीं कर सकती खजाने से। ओह अच्छा, तो बजट इसी प्रक्रिया से पास होता है? बिल्कुल, विधानसभा में पेश होता है, फिर परिषद में अगर है तो फिर वापस विधानसभा। हमारे पास इसके कुछ हालिया उदाहरण हैं क्या स्रोतों में? हाँ है, जैसे उत्तर प्रदेश का 2025 का उदाहरण दिया गया है। क्या हुआ था वहाँ? सरकार ने करीब 7.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया विधानसभा में, पास करवाया। काफी बड़ा बजट है। हाँ, फिर नियम के हिसाब से विधान परिषद गया। परिषद ने 10 दिन में कुछ सुझाव दिए, विधानसभा ने उन पर विचार किया, पर आखिरी फैसला तो विधानसभा का ही रहा। ठीक है, और कोई उदाहरण? महाराष्ट्र का एक टैक्स रिलीफ बिल का जिक्र है। विधानसभा ने पास किया, परिषद ने कुछ बदलाव सुझाए और विधानसभा ने वो सुझाव खारिज कर दिए। बिल वैसे ही पास हो गया जैसे विधानसभा ने चाहा था। अच्छा, कर्नाटक का 2025 का बजट भी एक अच्छा केस स्टडी है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में पेश किया, पास हुआ, फिर परिषद गया। परिषद ने 14 में से 12 दिन लिए और करीब 50 सुझाव दे दिए। 50 सुझाव काफी ज्यादा हैं। हाँ, लेकिन विधानसभा ने क्या किया? उन 50 में से सिर्फ 10 माने और 46 खारिज कर दिया। साफ है कि किसकी चलती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सुझाव मानना या ना मानना पूरी तरह विधानसभा के विवेक पर है। कभी इस प्रक्रिया को लेकर, खासकर वो 14 दिन वाली बात पर, कोई विवाद भी हुआ है? हाँ, कभी कभी हो जाता है। स्रोत में बिहार का 2024 का एक केस बताया गया है। क्या था वो? वहाँ शायद विधान परिषद ने सुझाव देने में 14 दिन से ज्यादा लगा दिए, करीब 20 दिन। तो फिर क्या हुआ? संवैधानिक नियम तो साफ है, 14 दिन मतलब 14 दिन। तो विधानसभा ने उस देरी को नजरअंदाज किया और बिल को अपने आप पास मान लिया। अच्छा, क्योंकि टाइम लिमिट खत्म हो गई थी। हाँ, और इस 14 दिन की समय सीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 में कुछ कहा था। क्या कहा था कोर्ट ने? कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये 14 दिन की लिमिट बहुत महत्वपूर्ण है, बाध्यकारी है और इसका सख्ती से पालन होना चाहिए। और कोर्ट ने ये भी दोहराया कि विधान परिषद के पास धन विधेयक को रोकने या वीटो करने की कोई शक्ति नहीं है। उनकी भूमिका सिर्फ सलाह देने की है। तो मतलब अब इस पर कोई शक शुबा नहीं बचा है।
नहीं, स्थिति काफी स्पष्ट है। आपने शुरू में राज्यपाल की भूमिका बताई थी कि बिल पेश करने से पहले उनकी सिफारिश चाहिए। जी हाँ। क्या प्रक्रिया के आखिर में भी उनका कोई रोल है? कानून तो उनकी सहमति से ही बनता है ना? हाँ, ये भी एक जरूरी हिस्सा है। प्रक्रिया शुरू होती है राज्यपाल की सिफारिश से, जो सरकार की सहमति दिखाता है। बिल्कुल, और प्रक्रिया खत्म भी राज्यपाल पर ही होती है, जब धन विधेयक विधानसभा से पास हो जाता है, और अगर परिषद है तो वहाँ की 14 दिन वाली प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है। चाहे सुझाव माने गए हों या नहीं। हाँ, उसके बाद बिल को फाइनल मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है, उनकी सहमति के लिए। असेंट के लिए। जी। जब राज्यपाल उस पर अपनी सहमति दे देते हैं, तभी वो विधेयक एक्ट बनता है, मतलब कानून बनता है। और तभी सरकार पैसा निकाल सकती है, टैक्स लगा सकती है। बिल्कुल, जैसे वो कर्नाटक बजट वाले उदाहरण में था। विधानसभा के बाद, परिषद के सुझावों पर विचार के बाद फाइनल बिल गवर्नर के पास गया, उनकी मंजूरी मिली, तब वो कानून बना। तो राज्यपाल का रूल शुरू में भी है और आखिर में भी। हाँ, दोनों छोर पर महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, कुछ चीजें बिल्कुल साफ हैं। पहली बात, अनुच्छेद 195 राज्य के पैसे वाले मामलों में विधानसभा को सबसे ऊपर रखता है, सुप्रीम बनाता है। हाँ। दूसरी बात, विधान परिषद का रोल धन विधेयकों पर बहुत सीमित है, सिर्फ 14 दिन की सलाह, जो माननी जरूरी नहीं। ठीक है। और तीसरी, ये सारी व्यवस्था इस सिद्धांत पर टिकी है कि जनता के पैसे का कंट्रोल सीधे जनता के चुने हुए लोगों के हाथ में होना चाहिए, लोकतांत्रिक जवाबदेही। अब ये सब जानना आम लोगों के लिए क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि पता चले कि हमारे राज्य का बजट कैसे पास होता है। टैक्स कैसे लगते हैं? हाँ, क्यों कभी-कभी विधानसभा और परिषद में पैसों को लेकर बहस होती है, जिन राज्यों में परिषद है। ये पूरी प्रक्रिया हमें याद दिलाती है कि पब्लिक का पैसा कैसे खर्च हो, इस पर एक लोकतांत्रिक नियंत्रण है। और ये दिखाता है कि संविधान पारदर्शिता और जवाबदेही को कितना महत्व देता है। बिल्कुल, वित्तीय मामलों में। तो संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 195 एक तरह से राज्य विधानमंडल में धन विधेयकों के लिए एक क्लियर, स्पेशल और एफिशिएंट प्रक्रिया देता है। हाँ, एफिशिएंट जरूर है। ये विधानसभा को राज्य के फाइनेंस पर फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार देता है, जो सिर्फ बजट के लिए नहीं बल्कि राज्य की सारी विकास योजनाओं के लिए जरूरतें पूरे करने के लिए पैसा जुटाने और बांटने के लिए भी जरूरी है। सही कहा, ये राज्य के फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है एक तरह से। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है, जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? यही कि अगर धन विधेयक पर विधान परिषद की भूमिका इतनी ही सीमित है, सिर्फ 14 दिन की सलाह, वो भी गैर बाध्यकारी, तो क्या इस सीमित सलाहकारी भूमिका का भी कोई असली महत्व है? अच्छा सवाल है। इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं? क्या ये 14 दिन की समीक्षा सच में कुछ वैल्यू ऐड करती है सिस्टम में, या ये सिर्फ एक संवैधानिक औपचारिकता बनकर रह गई है? मतलब क्या ये संतुलन सही है या इसमें भविष्य में कुछ बदलाव की गुंजाइश है? हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है। ये वाकई एक गहरा मुद्दा है। खैर, आज के लिए अनुच्छेद 195 पर हमारी ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी उपयोगी रही होगी। जी बिल्कुल।